नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 12th क्लास एग्रीकल्चर के आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सिंचाई से संबंधित जानकारी की चर्चा करेंगे कि हम सिंचाई कब करें, है ना। तो किसी भी किसान को इस बात का पहले से ही अनुभव होना चाहिए कि उसके द्वारा बोई गई फसल को किस प्रकार से और किस समय और कितने पानी की आवश्यकता होगी। जैसा कि हम साधारणतः देखते हैं कि कोई भी फसल जो है वो अपना जीवन चक्र जो है वो 3 माह के अंदर पूरा कर लेती है। 2 से 3 माह के बीच में जो है फसल परिपक्व होना शुरू हो जाती है और अंत में हम क्या करते हैं, उस फसल की कटाई करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय के अंदर हम चर्चा करेंगे कि सिंचाई कब करनी चाहिए और किस आधार पर करनी चाहिए और कितनी मात्रा में हमको सिंचाई करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि सिंचाई हम कब करें। तो जब भी हम सिंचाई की बात करते हैं तो हमें ये मालूम है कि हमारी जो फसल है वो किस मौसम के अंदर बोई गई है। पहली बात तो आती है, हम खरीफ के मौसम की फसल की बात करें, ठीक है। तो खरीफ के मौसम के अंतर्गत जो फसलें हैं वो वर्षा काल के अंदर बोई जाती है और इसकी बुआई जो है वो 15 जून से 15 जुलाई के मध्य बोई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान के परिवेश में देखें तो ये जो बुआई है इस समय की जाती है जब मानसून के आगमन का समय होता है और वर्षा के द्वारा स्वतः ही सिंचाई हो जाती है, क्योंकि वर्षा जल जो है वो इनको इस खेती के अंदर क्या करते हैं, जहाँ पर हम जल स्रोतों की जहाँ पर कमी होती है, जहाँ शुष्क खेती की जाती है या बारानी खेती की जाती है, तो जहाँ पर जल स्रोतों का अभाव होता है वहाँ हम वर्षा जल से ही सिंचाई करते हैं और सिंचाई स्वतः हो जाती है। लेकिन जब हम रबी के फसल की बात करें तो रबी के फसल के समय भी देखो यहाँ पर हम सिंचाई करते हैं और सिंचाई जो है उस समय जो है हमें करने के लिए यहाँ पर हमें जल स्रोतों का हमारे पास में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो सर्दियों के मौसम में या रबी के मौसम के अंदर जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो हम बुआई करते हैं और इन दिनों में वर्षा नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है जो सर्दियों में वर्षा होती है जिसे अपन मावट कहते हैं, मावट। और मावट जो है कुछ फसलों के लिए फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि गेहूं की फसल की अगर हम बात करें तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद होती है, जबकि जीरे की फसल के लिए नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पर रबी के मौसम के बाद में हम देखें तो जायद के मौसम में जो फसल बोई जाती है, यानी कि ये फसल जो है वो 15 मार्च से 15 अप्रैल यानी कि होली के बाद में जब इनकी बुआई की जाती है तो ये कुकर बिटेसी कुल या कुष्मांड कुल या जो बेल वाली जो सब्जियां हैं उनकी बुआई की जाती है। और इस मौसम में हम मोठ की भी क्या कर सकते हैं, मूंग की भी हम क्या कर सकते हैं, मूंग जो है उसकी बुआई भी की जाती है और खरीफ के मौसम में मूंग की बुआई की जाती है। तो ये फसलें जो हैं खरीफ की, रबी की और जायद की, इन फसलों की जो जल मांग है वो अलग अलग होती है और कृत्रिम रूप से जब हम जल प्रदान करते हैं, सिंचाई जल, ठीक है ना, फसलों को कृत्रिम रूप से जल प्रदान करने की विधि को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। यानी कि हमारे जो भी फसलें बोई गई हैं उनको हम कृत्रिम रूप से अगर जल प्रदान करते हैं, कब, जब वर्षा का अभाव हो। तो वर्षा के अभाव में जब वर्षा नहीं होती है, पानी नहीं होता है, उस समय हम क्या करते हैं,
वर्षा के अभाव में हम फसलों को कृत्रिम रूप से जल प्रदान करने की जिस विधि को अपनाते हैं उसमें सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई जो है हमें कब करनी चाहिए, यानी कि जब हम देखते हैं कि पौधों के अंदर जो है पानी की कमी हो रही है और पानी की कमी के कारण जो है उस पादप का जीवन चक्र पूरा नहीं होगा, मृदा के अंदर जो घुलित पोषक तत्व हैं, जो पोषक तत्व होते हैं खनिज पोषक तत्व, तो खनिज पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो खनिज पोषक तत्वों को घुलित अवस्था में लाने के लिए मृदा के अंदर या मृदा की सतह के ऊपर जो है जल पाया जाता है। उसी जल के द्वारा जो है ये खनिज पोषक तत्व जो है वो पादपों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब हम किसी खेत में जाकर के देखते हैं या हमारे आसपास या हमारे घरों में जब हम गमलों की बात करें तो गमलों में भी हम पौधे लगा के रखते हैं। अगर प्रातःकालीन या दोपहर को 2 से 3 दिन तक अगर लगातार कोई पादप मुरझाया हुआ मिलता है या पत्तियां उसकी मुरझाई हुई दिखती है, इसका मतलब उसको सिंचाई की जल की आवश्यकता है। और हम अवलोकन करते हैं और अवलोकन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि भी कहाँ पर हमें पौधों को सिंचाई जल देना है और नहीं देना है। अगर पादप जो है हम कई बातों को ध्यान में रखते हैं कि ऐसा ही नहीं है कि हमारे पास में हम डेली उसको पानी दे रहे हैं, सुबह भी दे रहे हैं, शाम को भी दे रहे हैं, लेकिन अगर जल की मांग नहीं है, पादप को डिमांड नहीं है, तो बिना डिमांड के हम उसको पानी देंगे तो हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि पादप केवल पर्याप्त और सीमित मात्रा में जो जल उसको चाहिए जितनी मात्रा में उतना ही जल उसको उपलब्ध अगर हो जाता है तो वो सरवाइव कर सकता है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पानी देने से भी पादप मर जाएगा और कम पानी देने पर शुष्कता के कारण वो मर जाएगा। ठीक है ना, शुष्कता के कारण और कार्य की शुष्कता, तो जो भौतिक शुष्कता जो मृदा के अंदर देखते हैं हम, ठीक है ना, तो मिट्टी सूखी दिखाई देगी, ठीक है ना, और मिट्टी सूखी दिखाई देगी और ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होगा, मृदा के कण स्वतंत्र होने लग जाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा, पादप के अंदर जो है जल को अवशोषित करना की जो दर है वो धीमी पड़ जाएगी और पत्तियों के जो रंध्र होंगे वो रंध्र बंद हो जाएंगे और रंध्र बंद होने के बाद में क्या होगा, पत्तियों का तापमान बढ़ जाएगा। तो ऐसे में हम इंफ्रारेड जो थर्मामीटर है उसकी सहायता से हम पत्तियों का तापमान देख सकते हैं। और हम जब बात करते हैं जल विभव की, तो जल विभव जो पादपों का होता है जिसके अंदर हम पत्तियों के द्वारा देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, पत्तियां क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती है। वाष्प का उत्सर्जन यानी कि जड़ के द्वारा जो पानी अवशोषित किया जाता है वो जब पत्तियों तक जाइलम के द्वारा पहुंचता है तो वहां पर जो पत्तियों में पर्ण रंध्र जो होते हैं उन पर्ण रंध्रों यानी कि स्टोमेटा के द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि होने लग जाती है। और जैसे जैसे जल की वाष्प के रूप में हानि होती है वैसे वैसे जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता जाता है और एक पूल बन जाता है। और उस पूल के द्वारा क्या होता है कि ये पानी लगातार ऊपर चढ़ता रहता है और लगातार वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता रहता है। दिन के समय में ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया चलती रहती है और रात्रि के समय ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो कम हो जाती है और रंध्र जो हैं उनके द्वारा गैसों का एक्सचेंज भी होता है। तो यहाँ पर हम पत्तियों के को जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, यानी कि सिंचाई जल है नहीं, मृदा में जितना पानी था उतना उसने अवशोषित कर लिया, फिर बाद में थोड़ा पानी जो केसी का, जहाँ पर अपन बात करते हैं कि मिट्टी के अंदर जो भी उपयुक्त और सीमित मात्रा में जो केसी का जल है वो उपयोग में आ गया, तो ऐसे में जड़ें क्या होने लग जाएंगी, भौतिक शुष्कता के कारण जो है वो पानी के अभाव में उनकी जड़ें जो हैं वो मृत हो जाएंगी और पौधा जो है वो पानी अवशोषित करने के योग्य नहीं रहेगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम सिंचाई कब करें, हमें यानी कि पौधा जब मर जाए तब हम सिंचाई करें, कि जैसा हम कहावत कही गई है कि का वर्षा जब लगी खेती सुखाने, यानी कि वर्षा का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है, कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि जब वो खेत सूख जाता है उसके बाद में अगर वर्षा होती है तो किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके बाद में वो पानी को ना तो अवशोषित कर सकती है वो फसलें और वो पूरी तरह मर जाएंगी। तो जिस समय जल की आवश्यकता हो, जिस समय उनकी क्रांतिक अवस्थाएं हो, उस समय और भौतिक शुष्कता होने पर मृदा में हम सिंचाई जल
प्रदान करे। तो इन चीज़ों का हम अवलोकन कर सकते हैं। हम हमारे खेत में जा कर के उसका अवलोकन करते हैं, पादपों को देख रेख करते रहते हैं। प्रातः काल और दोपहर के समय हम जा कर के हम चेक कर सकते हैं कि भी किन पादपों को सिंचाई जल मिल पा रहा है और किन को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, फसल के प्रकार के अनुसार, जलवायु कंडीशन के अनुसार और आसपास जो अगर देखें जो फसल हम बोते हैं खरीफ की, रबी की और जायद की, तो ये खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली फसल के आधार पर हम पानी उसको प्रदान करते हैं, रबी के मौसम में बोई जाने वाले के हिसाब से हम पानी को प्रदान करते हैं। तो खरीफ के अंदर क्या होता है, अगर मान लो वर्षा नहीं होती, वर्षा का अभाव होता है, तो ऐसे में हम प्रति सप्ताह जो है हम क्या करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, उसमें पानी देते हैं, कृत्रिम रूप से जल प्रदान करते हैं, है ना। और सर्दियों के अंदर क्या होता है कि जब हम पानी देते हैं तो सर्दियों में पानी जो है उसका वाष्पीकरण जो है वो कम मात्रा में होता है। मृदा के अंदर जो पानी है वो लंबे समय तक रुका रहता है, ठीक है। और हम 10 से 15 दिन के अंदर क्या करते हैं, अंतराल से हम उसके अंदर पानी देते हैं। जबकि गर्मियों के अंदर हम क्या करते हैं, प्रति सप्ताह यानी कि 7 दिन के अंतराल से हम क्या करते हैं उसके अंदर पानी देते हैं। तो हम प्रति 3 से 7 दिन के बीच की बात करें तो हमको पानी देना पड़ जाता है। और जबकि जो सर्दियों के अंदर हमको पानी देरी से देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी धीमी पड़ जाती है, वाष्पीकरण की दर भी धीमी पड़ जाती है। पानी जो आपने सिंचाई जल दिया है खेत के अंदर लंबे समय तक रुका रहता है और पादप उसको अवशोषित करते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी दे दें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पानी देंगे तो कार्य की शुष्कता हो जाएगी, कार्य की शुष्कता, और कार्य की शुष्कता के कारण भी पादप जो है वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। तो सिंचाई के आधार को हम देखें, कब करें, जब जल की आवश्यकता हो, जल मांग के अनुसार करें, ठीक है ना। उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त समय पर जल मांग के आधार पर हम सिंचाई करें, ठीक है ना। तो सिंचाई जल मांग के आधार पर हम करते हैं, ठीक है ना। उपयुक्त समय पर करते हैं, उपयुक्त समय पर और उपयुक्त मात्रा में। तो उपयुक्त समय पर करनी है, उपयुक्त मात्रा में करनी है, जितनी उसकी जल मांग है, ठीक है ना। और जल मांग जो है जैसे अलग अलग फसलों की अलग अलग होती है, और जो कि एमएम के अंदर होती है, ठीक है ना। 900 से जो है अपने 1250 जो है गेहूं के अंदर जो इसकी एमएम के अंदर पाई जाती है, 2500 जो है वो इसकी एमएम के अंदर जल मांग होती है। तो हम गेहूं के अंदर देखते हैं तो 7वें दिन हम सिंचाई करते हैं, फिर 14वें दिन करते हैं, फिर 21वें दिन करते हैं और फिर 28वें दिन करते हैं। यानी कि प्रति सप्ताह हम जो है उसके अंदर पानी लगाते हैं और 2 से 3 महीने के अंदर जो गेहूं की फसल जो है वो परिपक्व हो जाती है। और यहाँ पर प्रति सप्ताह तो कहते हैं बगावत है 60 जो 60वें दिन जब पानी पाए हम 8वें दिन, तो 8वें दिन जब हम पानी देते हैं तो जो है वो 60 परिपक्व होकर के तैयार हो जाती है। तो किसी भी फसल के जीवन काल का जो समय है 2 से 3 माह का होता है, और 2 से 3 माह के अंदर जो है सिंचाई जल की जो मात्रा है हम गेहूं की फसल के आधार पर देखें तो उसके अंदर 7 से 8 बार जो है उसके अंदर जल दिया जाता है। उसके बाद में हमको जल देने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा, जब हम गेहूं की क्रांतिक अवस्थाओं को देखें तो जिस समय उसके अंदर क्या होता है, शीर्ष जो है शीर्ष गेहूं के जो शीर्ष यानी कि उसके अंदर जो शीर्ष का फुटान होने लग जाता है, कल्ले फूटने लग जाते हैं, दाने बनने लग जाते हैं उसके अंदर, और शीर्ष फुटान होने लग जाता है, कहने का मतलब। और इसके अंदर दूध बढ़ने लग जाता है दानों के अंदर। और उसके बाद में हम देखते हैं उसके अंदर पुष्पन जो है हो। तो अलग अलग जो क्रांतिक अवस्था है फसल के प्रारंभिक चरण से लेकर के अंतिम चरण तक जो भी अलग अलग जो क्रांतिक अवस्था आती है उस समय हमको पानी देना अति आवश्यक हो जाता है। अगर हम उस समय पानी नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में हमारी फसल की जो उपज है वो प्रभावित होगी और फसल चौपट हो सकती है, हमको कम उत्पादन मिलेगा। और जल का और समान रूप से वितरण होना बहुत ज़रूरी है, और सही समय पर यानी उपयुक्त समय पर उपयुक्त मात्रा में जल का मिलना जरूरी है, वो भी जल मांग के
अनुसार। ठीक है, और तो हम देखते हैं सिंचाई के जो आधार हैं उनके अंदर देखो पौधों के हम दो आधार रखे, इसमें पौधों के आधार पर हम सिंचाई कर सकते हैं, दूसरा मृदा में नमी के आधार पर हम सिंचाई कर सकते हैं। तो पहला जो आधार हम देखते हैं जो है पौधों के आधार पर, यानी कि हम पौधों की बाह्य स्थिति को देख करके जब भी हम खेत में अवलोकन करने जाते हैं, सुबह प्रातः काल और दोपहर के समय जब भी हम खेत में जाते हैं तो हम पौधों को देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं और पूरे खेत के अंदर हम ये पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर पानी सिंचाई जल की का अभाव हुआ है या किन पौधों को पानी की ज़रूरत है। और पानी जो है हमने अगर उपयुक्त ढलान रखा है तो वो प्रारंभिक खेत के प्रारंभिक छोर से लेकर अंतिम छोर तक पानी का समान रूप से वितरण हो जाएगा और ये पानी जो है वो सभी पादपों को उसकी जल मांग के अनुसार मिल जाता है। और इस प्रकार से अगर जल मांग की अगर पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम देखें तो पादप जो है वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है, उसको पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और जो बाह्य स्थिति जो है उसको हम देख करके मुरझाए हुए पत्तियां हैं, 2 से 3 दिन लगातार अगर आपको पादप मुरझाया हुआ दिखाई देता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंचाई जल प्रदान कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पत्तियों के अंदर क्या होता है कि जो परासरण दाब है यानी कि विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी बराबर क्या होता है, डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी, यानी कि जो डीपीडी विसरण दाब न्यूनता जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे अपन क्या कहते हैं परासरण दाब, और टीपी यानी जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं स्फीत दाब। तो स्फीत दाब के घट जाने पर है ना या बढ़ जाने पर इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है उसकी पत्तियों के अंदर जो जल की मात्रा है उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, और जो विसरण के कारण जो है वो जल जो है जल के अणुओं का जो गमन है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल गमन होता है जिसे हम विसरण कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम परासरण कहते हैं। तो परासरण दाब जो है और जो स्फीत दाब है, ठीक है ना, ये निर्धारित करते हैं विसरण दाब न्यूनता को कि पानी कितना जड़ों के द्वारा जो है वो ऊपर पत्तियों तक पहुंचेगा। और जिसके अंदर हम जो डिक्सन और जॉली का जो सिद्धांत पढ़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन तनाववाद का जो सिद्धांत है वो हम पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत हम बताया जाता है भाई कि जो पानी जो है वो जड़ों से पत्तियों तक किस प्रकार से पहुंचता है और किस सिद्धांत पर पहुंचता है, किस तरीके से पहुंचता है, और जिसका हम पादपों के ऊपर अनुकूल प्रभाव देखते हैं। तो जल विभव को अगर अपन माप कर देखें तो उस जल विभव की मात्रा के आधार पर हमको क्या करना चाहिए, उसके अंदर सिंचाई करनी चाहिए। तो जब फिर तीसरा जो आधार है वो है पत्तियों का तापमान माप करके। हम पत्तियां को देखते हैं कि भी पादप जब सूख जाता है, सूखने लग जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं और उसके जो पर्ण रंध्र है स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। और हम इंफ्रारेड जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, उन पत्तियों का जो तापमान है वो माप करके हम आकलन कर सकते हैं कि अब हमारे इन पौधों को सिंचाई जल की जो सिंचाई जल की आवश्यकता है, और इस सिंचाई जल को हम प्रदान करने के लिए हम जल मांग के आधार पर उपयुक्त समय पर उपयुक्त मात्रा में हम जल प्रदान करेंगे, तो हम पौधों को वापस से क्या कर सकते हैं, उनको हरा भरा कर सकते हैं और उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। और फिर अपन बात करते हैं फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, है ना। तो जो गांठों का बनना, जैसे गेहूं की फसल की बात करें, गांठों का बनना है, टल्ले फूटना है, टिलरिंग आना है, ठीक है ना, और उसके अंदर मिल्क जो अवस्था आती है, मिल्क स्टेज आती है, दाने बनना, दानों के बालियां उत्पन्न होना, फिर बालियों के अंदर जो दाने बनना, दानों के अंदर जो दूधिया बनाना है, तो और फिर बाद में उसके अंदर
दानों का परिपक्व होना, तो ये सारी क्रांतिक अवस्थाओं का हम ध्यान रखते हुए हम प्रत्येक फसल की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर हम सिंचाई करते हैं। फिर बाद में बात आती है मृदा में नमी के आधार पर, जो कि हम अवलोकन के द्वारा पता लगा सकते हैं। खेत में जाकर के हम पता देख सकते हैं कि हमारी जो मृदा है उस मृदा में नमी जो है वो हम उसको मृदा के अंदर बैठ कर हम खेत में बैठ करके मृदा को छू करके और उसको हाथ में लेकर के पता लगा लेते हैं कि भाई इसके अंदर नमी जो है कम है, और देखने से पता चल जाएगा मिट्टी गीली नहीं है, उसके अंदर मृदा के कणों के बीच में जो केशिका जल है वो बिल्कुल ही भौतिक रूप से क्या हो गया, शुष्कता उसके अंदर आ गई है, और हम उसके अंदर सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जब कार्य की शुष्कता की बात करते हैं तो इसमें अतिरिक्त जल के भराव के कारण कार्य की शुष्कता आ जाती है। पानी जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा अगर पानी आ जाता है तो फिर हमको इसका जल का निकास करना जरूरी हो जाता है। और इस प्रकार से हम इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये पढ़ा है कि सिंचाई अब कब करनी चाहिए और कितनी मात्रा में करनी चाहिए और सिंचाई के आधार क्या है। अब हम कल पढ़ेंगे क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में, है ना। अलग अलग फसल की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं। और इसी के साथ धन्यवाद, और बाकी सारी जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।